नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटीना स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और एफएनओ जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरह से बाजार एक छोटे गैप अप के साथ खुले, उसके बाद वो गेन्स एक्सटेंड हुए, लेकिन बाजार सस्टेन नहीं कर पाया उन गेन्स को। तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार में मूव्स रेस्ट हाफ ऑफ द डे के लिए देखने को मिलती है। लेकिन इस वक्त प्रेशर कहाँ है? आप एफएनओ स्पेस की बात करें, निफ्टी काउंटर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। निफ्टी काउंटर्स की चले पहले एक बार एक क्विक नजर डाल लेते हैं। तो इस वक्त आपको क्लियरली प्रेशर में बैंकिंग स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी हो, यहाँ पर प्रेशर। और अब ऑटो स्टॉक्स आपको लगा सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रहे हैं वो ऑटो पैक से आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से एफएनओ स्पेस में भी एक क्विक चेक ले लेते हैं कि वहाँ कैसा कारोबार हो रहा है इस वक्त। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, अच्छे रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में जिन स्पेसेस में और सेक्टर्स में आपको उछाल लगातार देखने को मिल रहा है, उनमें से एक स्पेस सीमेंट भी है। एफएनओ स्पेस में आप देखें तो अंबुजा सीमेंट आपको सबसे तेजी के साथ, फर्टिलाइजर पैक में आपको अच्छी खासी तेजी, चंबल फर्टिलाइजर जैसे काउंटर आपको इस वक्त गेनर्स में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप एक बार एफएनओ की स्क्रीन देखें और वहाँ पर काउंटर्स देखें कि कौन से काउंटर्स में किस पैक्स में आपको बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, तो उसमें आपको क्लियरली सीमेंट पैक, क्लियरली आपको फर्टिलाइजर पैक और ऑयल एंड गैस पैक, ये काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा एक स्पेस जो है वो है जितने भी पावर से जुड़े हुए काउंटर्स रहेंगे, यानी कंजम्पशन हो, डिस्क्रिप्शन हो, ट्रांसमिशन हो, इन सब में आपको एक तेजी जरूर दिखाई देगी। हमारे साथ राहुल शर्मा भी बने हुए हैं आज शो के एक्सपर्ट। ही विल हेल्प अस नेविगेट द मार्केट्स फ्रॉम हियर। राहुल, वेलकम टू ईटीना स्वदेश। सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन बाजार पर, क्योंकि एक 17,400, 450, 17,500 एक बड़ा सपोर्ट बनकर निकल कर आ रहा था। कल बाजार ने एक दो बार ब्रीच किया, उसके बाद अब नेक्स्ट अटेम्प्ट आज देखने को मिल रहा है उन लेवल्स को टेस्ट करने का। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? नमस्कार प्रियंका जी। देखिए, जो हिसाब से बाजार का आज का जो ट्रेडिंग सेशन में जो डेटा निकल के आ रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो 4 दिन की छुट्टी है मार्केट के ऊपर प्ले कर रही है। मेरे हिसाब से बड़े रिजल्ट्स भी है, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना चाहता है। कोई मेरे हिसाब से बड़ा पोजीशन वीकेंड पर लेके नहीं जाना चाहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है निफ्टी में लेवल्स की अगर हम बात करें तो 17,500 का क्लोजिंग बेसिस पर एक सपोर्ट है। इंट्राडे में 17,440 जो कल का जो लो था, आई थिंक एक सपोर्ट का काम करेगा। और ओवरऑल मुझे लगता है टेक्निकली जब तक हम 17,350 के ऊपर है, तब तक यहाँ पर बाजार का जो एक हायर हाई हायर लो का सेटअप है वो इंटैक्ट रहेगा और बुल्स को यहाँ पर लाइक बिगर पिक्चर में घबराने की जरूरत नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल है इस लेवल्स पर। 17,500 पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है। 150 पॉइंट के नीचे में रिस्क है, बट मेरे हिसाब से यहाँ से अगर बाजार रिवर्स करता है, और जनरली रिवर्स के लिए हम जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है वीकली बेसिस पर वो ट्रैक करते हैं, तो 0.51 के आसपास ट्रेड कर रहा है वीकली में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, जो कि काफी ओवरसोल्ड है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बाजार में एक बाउंस बैक ड्यू होना चाहिए। मॉर्निंग में हमने एक बाउंस बैक भी जरूर किया। मेरे हिसाब से आज सेकंड हाफ में अगर 17,440 का लेवल अगर नहीं टूटता है, तो हमें तकरीबन 2 बजे के बाद यहाँ पर ऊपर में ट्रैक्शन आता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल नेट पोजिशनल ध्यान बाजार का पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से बाजार आज क्योंकि बड़ी छुट्टी है तो मार्केट थोड़ा लाइट रहना चाहेगा। और ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ते हुए यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है, बट मोटा मोटी जो स्ट्रक्चर है पिछले 4 सेशंस का आज 5वां सेशन हुआ है। बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज एक रेक्टेंगल पैटर्न में। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन जो है इसका ब्रेकआउट हमें नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को देखने को मिलना चाहिए। ब्रेकआउट के लिए बैंक निफ्टी में 37,975 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल के ऊपर अगर हम चलते हैं तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। मे बी आज नहीं, मे बी मंडे को ये पॉसिबल हमें देखने को मिल सकता है। वेरी वेलकम पाल राहुल। तो यानी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, लेकिन रिवर्सल के लिए आपको इंतजार करना होगा यहाँ से अगर कोई बाइंग डिसीजन आप लेते हो। लेकिन जिस तरह का प्रेशर बैंकिंग स्टॉक्स इस वक्त माउंट कर रहे हैं, क्या पिक करना चाहिए राहुल? अगर एचडीएफसी ट्विंस बिफोर एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स ऑन सैटरडे, अगर वो यहाँ से नेगेटिव हो जाते हैं, यहाँ क्या आपको लगता है सेंटिमेंट और बायस बैंकिंग स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा यहाँ रिवर्स हो जाएगा या कॉशियस हो जाएगा? जी हाँ, प्रियंका जी, देखिए बैंक्स के रिजल्ट्स है, मैं एचडीएफसी बैंक पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, हमारे रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है। बट मोटा मोटी हमने देखा है कि जब इंडेक्स हेवीवेट्स के रिजल्ट्स आते हैं और एक्सपेक्टेशन से बेहतर या एक्सपेक्टेशन से कम रहते हैं, तो एक तरह से इंडेक्स में जो एक ट्रेंड है शॉर्ट टर्म के लिए जरूर मुड़ता हुआ दिखता है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा इवेंट है जो प्ले करेगा पूरी बैंक निफ्टी के सेटअप के ऊपर। और एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो काफी यहाँ पर हैवी है। ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर हम बैंक्स में अगर कोई प्रिफर करे तो मुझे प्राइवेट बैंक्स में जो एक छोटे मझले बैंक है उनमें बंधन बैंक मुझे काफी अच्छा लगा दिखाई देता है यहाँ पर।
बंधन बैंक में अगर हम डेटा देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट इसका हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। जब से स्टॉक एफ&ओ में आया तकरीबन 2020 में ये स्टॉक एफ&ओ में लिस्ट हुआ था, उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक ने 320 का ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक आउट परफॉर्मेंस है बंधन बैंक में कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। तो आपको बंधन बैंक पोजिशनली बाय करके चलना है मेरे हिसाब से। यहाँ पर एक 20% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। पूरा जो 2 साल का जो कोविड रिलेटेड अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक के अंदर, आई थिंक यहाँ पर स्टॉक इस अंडर परफॉर्मेंस से बाहर आता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक में पोजीशन ली जा सकती है। ओवरऑल बैंक्स में मेरे हिसाब से बिकॉज इतना बड़ा इवेंट है, बैंक निफ्टी में खास करके यहाँ पर लाइट जाने की राय रहेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। बंधन बैंक अगर आपको पसंद आ रहा है राहुल, तो कोई टारगेट और स्टॉप लॉस भी शेयर करें जो यहाँ से पोजीशन लेना चाह रहे हो। जी हाँ, देखिए बंधन बैंक को आप बाय करके चल सकते हैं। देखिए लॉजिक 2-3 है। एक तो फ्यूचर्स में ऊपर इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। साथ ही में 340-350 के कॉल्स में लास्ट 3 दिन में लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स मार्केट इस ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए पोजीशन बना रहा है। तो इसे आप डिलीवरी में बाय करके चल सकते हैं, फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। आपके रिस्क कैपिटल से बाय कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, 300 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर 370 और 400 रुपीज तक के लक्ष्य आपको बंधन बैंक में तकरीबन 1 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक कंप्रेशन वाला ट्रेड है, ब्रेकआउट वाला ट्रेड है, और जनरली हमने देखा है कि जब ऐसे मल्टी मंथ्स ब्रेकआउट जब आते हैं तो जो मूव जो होता है वो काफी एक्सप्लोसिव होता है। तो 300 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। 370 से लेके 400 के टारगेट रहेंगे बंधन बैंक। ऑलराइट, चलिए ठीक है, एक एक करके कुछ सेक्टर्स और स्पेसेस पे समझ लेते हैं। लेकिन इस वक्त आप राहुल की एक राय, राहुल की रिकमेंडेशन बंधन बैंक पे देख रहे हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मिड कैप बैंकिंग स्पेस पसंद आता है एक स्टॉक राहुल को, और भी रिकमेंडेशन उनकी समझेंगे। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर लॉन्ग कहाँ बिल्टअप हो रहे हैं, कहाँ पर आपको मौके मिल सकते हैं जहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स आप ले सकें। राहुल, डिक्सन में हम देख रहे हैं कि कई दिनों के बाद एक मूव दिख रहा है। डिक्सन, एस्ट्रल जैसे काउंटर्स में यहाँ लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यहाँ कोई ट्रेड की सलाह देंगे आप? जी हाँ, देखिए डिक्सन में हमने देखा है कि एक हायर हाई हायर लो का सेटअप है इस स्टॉक के अंदर शुरू हुआ है। तकरीबन 25 मिड फरवरी से ये जो पूरा पैटर्न है यहाँ पर बिल्ड हुआ है, और खास करके आज के सेशन में स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया है। कल के सेशन का लो 4315 बना के 4315 की तरह से स्टॉक ने बेस बनाया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट एवरेज का कॉन्फ्लुएंस है, 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज स्टॉक क्रॉस करने को है। स्पेसिफिकली 4465 पे चल रही है इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज, और 4490 पर इसके है 200 दिन की मूविंग एवरेज। आई थिंक स्टॉक जो है ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल दिखाई देता है, और ये चैनल के हिसाब से जो टारगेट इसका आता है सीधा 4800 का आता है। तो तकरीबन 400 पॉइंट की अपसाइड आपको डिक्सन में पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। कल का जो लो है 4315 का, वो लो के स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कीजिए। तकरीबन 100 पॉइंट के नीचे में, 100-125 पॉइंट के नीचे में रिस्क है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा रुझान आपको ऊपर में देखने को मिल सकता है। राहुल, जो क्लियरली एक स्प्रेड दिख रहा है एफएनओ में, जहां एक्शन दिख रहा है आपको, उसमें क्लियरली वो स्टॉक्स तो हैं जो बजिंग है बिकॉज ऑफ अ न्यूज़ और एंटिसिपेट कर रहे हैं बाजार स्ट्रीट, अब जहां रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। तो हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक काउंटर्स पर, इन पर क्या व्यू बनेगा आपका? डॉक्टर लाल पैथलैब, अपोलो हॉस्पिटल कई दिनों के बाद आज यहाँ लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए अपोलो हॉस्पिटल का जो चार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल लगातार पिछले तकरीबन जनवरी महीने से एक ब्रॉड रेंज में चला गया। ऊपर में 5000 पे मल्टीपल टाइम्स अटका है, नीचे में 4300 4400 पर स्टॉक ने सपोर्ट लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा एक मूव देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में स्टॉक ने अपना 50 दिन का मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है। मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस पर हमें 5000 तक के लक्ष्य अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिल सकते हैं। इसे बाय करके चला जा सकता है। इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए 4600 का, यानी कि तकरीबन 140 पॉइंट की रिस्क रहेगी। और जो हिसाब से यहाँ पर डेरिवेटिव्स डेटा है, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा मूव प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। 5000 का पहला टारगेट रहेगा, और अगर 5000 निकलता है तो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जो है वो पूरा होता हुआ दिखेगा, और हमें और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यस, आई थिंक यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में आप लॉन्ग व्यू लेके चल सकते हैं। क्या व्यू बना के चलना चाहिए राहुल मेटल काउंटर्स पर? कल हमने देखा कि मार्च के हाई से
एल्यूमिनियम जैसे प्राइसेस के 18% तक वहाँ से करेक्ट हुए मार्च के अपने हाई से, उसके क्लियरली आपने एल्यूमिनियम काउंटर्स से हिंडाल्को वेदांता जैसे काउंटर्स पर देखा भी कल, लेकिन आज एक बाउंस बैक है क्योंकि क्रूड सर्ज हुआ है, कमोडिटी सर्ज हो रही हैं फिर से वापस। तो क्या ये एक नई पोजीशन, क्योंकि एक जो टेक्निकल यहाँ जो एक टेक्निकल बाउंस बैक चार्ट्स पर लग रहा होगा, क्या उसे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? नई पोजीशन अगर किसी को हिंडाल्को या फिर टाटा स्टील जैसे काउंटर्स पर लेनी हो? देखिए मेरा तो ये मानना है कि मेटल्स में अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो लाइक कमोडिटीज की बात करें तो जिंक के अलावा और कोई मेटल लाइक जो चार्ट सेटअप है यहाँ पर बुलिश नहीं दिखाई देता है। जिंक ने हमने देखा मंडे को 355 था, तकरीबन अभी 370 के पास ट्रेड कर रहा है। तो जिंक के अलावा आई थिंक बाकी जो एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, सारे के सारे मेटल्स में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक टॉप फॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म टॉप फॉर्मेशन बना है। तो मेटल्स में यहाँ पर लॉन्ग करने की राय मैं नहीं दूंगा। क्लियरली यहाँ पर जो हम इंडिकेटर्स ट्रैक करते हैं मोमेंटम के, वहां पर डाइवर्जेंस बनती हुई दिखी है, यानी कि मेटल इंडेक्स ने एक हाई बनाया, लेकिन जो मोमेंटम है मेटल इंडेक्स का वो धीरे धीरे यहाँ पर कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से जब तक एक साइजेबल करेक्शन नहीं आता है मेटल्स के अंदर, साइजेबल यानी कि तकरीबन इंडेक्स लेवल पे अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 4 से 5% का करेक्शन अगर हमें नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो फिलहाल मेटल में बाय कीजिए, आपके मेटल में वेट कीजिए, आपके पास अगर मेटल स्टॉक्स है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्लियरली लॉन्ग यहाँ पर अवॉइड करने की राय रहेगी, क्योंकि क्लियरली बेस मेटल्स में जो मोमेंटम और जो एक तरह से यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से जो एक तरह से तेजी आई थी, वो यहाँ पर ठंडी होती हुई दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो यहाँ थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस ईज आउट हुए हैं और जिस वजह से डिमांड सप्लाई डिसरप्शन के चलते हमने देखा कि हाँ एलिवेटेड प्राइसेस थे, तो वो एक कूल ऑफ होते हुए आप ट्रेड को भी, स्टॉक्स को भी, स्टॉक प्राइसेस को भी कूल ऑफ होते हुए देख रहे हैं। लेकिन पावर स्टॉक्स तो अब भी फायर पे ही हैं, पावर ट्रांसमिशन हो चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो। यहाँ पर कोई आपका फेवरेट काउंटर? जी हाँ, देखिए पावर स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो जो पावर ग्रिड, जो पावर ट्रांसमिशन में है, आई थिंक यहाँ पर अभी भी कोई तरह का कूलिंग ऑफ देखने नहीं मिला। इनफैक्ट ये टिपिकल बाय ऑन डिप वाला कैंडिडेट है और मेरे हिसाब से इसका जो मूवमेंट है वो रिलेटिव बेसिस पर लाइक थोड़ा सा सहमा हुआ रहता है। तो वोलेटाइल टाइम्स में आई थिंक ऐसा स्टॉक काफी अच्छा पसंद करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और मेरे हिसाब से पावर ग्रिड को यहाँ पर बाई किया जा सकता है। 220 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीक के अंदर एक फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है, जहाँ पर 240 250 तक के टारगेट्स यहाँ पर बनेंगे। तो ओवरऑल पावर पैक में हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। थोड़ा एक पॉज लिया है मेटल पावर काउंटर्स ने, बट मेरे हिसाब से जिनके जो टेक्निकल सेटअप्स जो बड़े टाइम फ्रेम पर अभी भी स्ट्रांग है, मेरे हिसाब से ये डिप जो है बहुत ही जल्दी बाय होते हुए दिखेंगे। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जो इनका ट्रेंड है आने वाले दिनों में। पावर ग्रिड पर यहाँ पसंद है, लेकिन पावर काउंटर्स जिस तरह से हैं, गर्मी बहुत तेज़ होगी इस बार, रिकॉर्ड लेवल्स होंगे, लेकिन पावर शॉर्टेज भी इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि उसके लिए तैयार है। अगर डिस्कॉम्स के पास शॉर्टेज है और स्पेशली कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की तरफ से, तो ये निकल कर भी आया स्टेट बॉडीज़ की तरफ से भी। चलिए देखना होगा कि पावर स्टॉक पे आगे क्या एक्शन रहता है। फिलहाल हाई डिमांड एंटिसिपेट करते हुए इन स्टॉक्स के, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बात करें, आप ट्रांसमिशन की बात करें, जनरेशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वहाँ सब में आपको तेज़ी लगातार कई दिनों से बनी हुई है। और अब भी पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स पसंद करते हैं राहुल यहाँ पर। एक बार HDFC बैंक के क्योंकि रिजल्ट्स हैं शनिवार को, और वहाँ पर एक खास रिपोर्ट हर्ष ने तैयार की है। आइए एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह का प्रीव्यू, यानी कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। हर्ष, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या प्रोविजंस होंगे इस बार, किस तरह से पैट एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार? पिछले 2 हफ्ते से फोकस HDFC बैंक पे रहा है, लार्जली मर्जर के दौरान। अब हम देखते हैं कि वो जो फोकस है वो शिफ्ट होता है रिजल्ट्स पे। तो ये शनिवार को HDFC बैंक का Q4 का रिजल्ट्स आने की अपेक्षा, और हम देखते हैं कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस कैसी है। नेट इंटरेस्ट इनकम अराउंड 13% से ग्रो होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अब वो 20,000 करोड़ से जस्ट नीचे आने की अपेक्षा है। PPOP नंबर भी अच्छा 10.5% से ग्रोथ होगा और अराउंड 17,500 करोड़ के जस्ट नीचे वो नंबर। स्लिपेजेस की घटान होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऑलमोस्ट 20% लोअर वो स्लिपेजेस का नंबर, अब वो 3,800 करोड़ के तकरीबन आएगा। जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो सिक्वेंशली फ्लैट आने की अपेक्षा है और ईयर ऑन ईयर एक अच्छा 25% गेन पैट पे आएगा। 10,000 करोड़ प्लस होपफुली वो पैट नंबर सस्टेन होने की अपेक्षा है। कोर निम्स काफ़ी स्टेबल रहेंगे।
अब हम जब एडवांसेस और डिपॉजिट्स की ग्रोथ की बात करें तो एकदम अच्छा एडवांसेस और डिपॉजिट्स का ग्रोथ क्लॉक किया है HDFC बैंक ने। इनफैक्ट जब हम उसके एडवांसेस देखें तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 21% से बढ़ा है उनका वो एडवांसेस का नंबर। ब्रॉडली अदर की मॉनिटरेबल्स में हम देखने जाए तो दिखता है कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 25% इंक्रीमेंटल एडवांसेस विद इन बैंकिंग सेक्टर HDFC बैंक ने क्लॉक किया है लास्ट 2 साल से। अब 11.5% का मार्केट शेयर HDFC बैंक ने रखा है। अदर देन दिस ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड्स और फी इनकम पे जो कमेंट्री आएगा उस पर एक नज़र होगी मार्केट की। एसेट क्वालिटी स्पेशली एग्री और अनसिक्योर्ड बुक पे उस पर भी मार्केट की काफ़ी कड़ी नज़र रहेगी। और लास्टली इंटीग्रेशन पे कमेंट्री और वो जो कासा और लिक्विडिटी के नंबर्स है दोनों पे काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट की नज़र होगी और बैंक की कमेंट्री भी सुनने में अच्छा लगेगा मार्केट को। ऑलराइट, शुक्रिया हर्ष इस रिपोर्ट को हमारे व्यूअर्स के लिए कंपाइल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीकेंड पे रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन उससे पहले HDFC ट्विंस दोनों प्रेशर में है और साथ ही पूरा बैंकिंग स्पेस प्रेशर में है। लेकिन कहाँ अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है? जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आए थे राहुल, अगर आपको याद हो चोलामंडल फाइनेंस उसके स्पेशली व्हीकल डिस्बर्समेंट वो नंबर्स बिजनेस अपडेट्स में बहुत अच्छे थे और एक रब ऑफ इफेक्ट हमने महिंद्रा फाइनेंस में देखा और आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी अच्छा चल रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे काउंटर से महिंद्रा फाइनेंस इन स्पेस में, अगर आपको कुछ पसंद आता हो ट्रेडिंग के लिहाज से? जी देखिए, जहाँ तक छोला फाइनेंस का सवाल है, स्टॉक में इनहेरेंटली आई थिंक पूरे सेक्टर में सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिली थी और आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स है ये स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा था और हमने देखा कि मार्केट में वोलाटिलिटी होने के बावजूद यहाँ पर कोई मेजर कट्स देखने को नहीं मिले। जहाँ तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का सवाल है, देखिए मेरे हिसाब से इसमें जो अप ट्रेंड है, यहाँ पर अप ट्रेंड ये मेच्योर होती है 1250 पे इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यानी कि जो बड़े चार्ट्स हम स्टडी करते हैं, जो मल्टी ईयर चार्ट स्टडी करते हैं, वहां पर एक अच्छा आई थिंक रुझान बनता हुआ दिखेगा 1250 के ऊपर। आई थिंक ट्रेडर्स को 1250 तक के लिए भी पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। 550 का लेवल अगर निकाल देता है क्लोजिंग बेसिस पर तो मुझे लगता है कि एक अच्छा यहाँ पर हेडरूम ओपन होगा, जहाँ पे 1400 रुपए तक के भी लेवल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए, मेरे हिसाब से 1175 का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लाइक एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस का काम करेगा। 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो NBFCs में हमने एक तरह से जो नीचे के लेवल से रिबिल्ड होता हुआ दिखा है, आई थिंक ये जो सेकंड एक तरह से जो रिजल्ट सीजन चालू होगा प्लस जो ओवरऑल निफ्टी के अंदर हमने 15 सेकंड हाफ ऑफ दिस मंथ में जो ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, आई थिंक NBFCs में अच्छा पार्टिसिपेशन ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में लॉन्ग में रही है, आई थिंक 1250 का पहला टारगेट रहेगा। 1250 अगर निकलता है तो आई थिंक यहाँ पर एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये व्यू रहेगा राहुल का। राहुल, एक और व्यू क्रॉम्पटन, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इन सारे स्पेसेस में क्या देख रहे हैं आप? लगातार हम क्या अंडर परफॉर्मेंस ही, टेक्निकल बाउंस बैक था, पीछे कई समय से अंडर परफॉर्मेंस झेल रहे थे ये स्पेस और अब शायद ये इलेक्ट्रिकल स्पेस जो है होम इम्प्रूवमेंट से जुड़ा हुआ है ये भी स्पेस, यहाँ पर एक सर्ज है, क्या देख रहे हैं आप यहाँ? जी हाँ, देखिए जो एक तरह से क्रॉम्पटन का अगर मैं चार्ट देखूं तो स्टॉक काफी स्ट्रगल कर रहा था। इनफैक्ट ओवरऑल हमने देखा है कि जो सितंबर 2021 में हाई बना उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ने एक लोअर हाई और लोअर टॉप्स के स्ट्रक्चर बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है बहुत ही बढ़िया। मेरे हिसाब से ओवरऑल एक रिवर्सल कैंडिडेट के हिसाब से क्रॉम्पटन को लिया जा सकता है, जो हिसाब से आई थिंक ओवरऑल लाइक जैसे फोल्टास हुआ, बाकी जो एक तरह से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेटअप्स है उनमें से आई थिंक अगर हम क्यूज ले तो यहाँ पर क्रॉम्पटन के अंदर हमें तकरीबन इन लेवल से तकरीबन आपको 10% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो क्रॉम्पटन में एक रिवर्सल कैंडिडेट की तरह इसे बाय किया जा सकता है। 370 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है 10% अपसाइड हमें शॉर्ट टर्म में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ राहुल इन सब स्पेसेस में। तो AMC स्टॉक्स के तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि IDFC म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचने के बाद ही, और इस साल भी हमने कहा था कि इंश्योरेंस, AMC, ये स्पेसेस
कुछ खास एक्शन में रह भी सकते हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के रिजल्ट्स भी हैं वीकेंड पे और आप आज देखेंगे कि उस स्पेस में भी पिछले हफ्ते में कुछ मूव्स शुरू हुई थी और आज वो एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट स्पेस पर किस तरह की व्यूज़ बन के आ रहे हैं आपके सामने? एनबीसीसी सिर्फ मुझे एक ऐसा काउंटर दिख रहा है, कुछ और काउंटर्स जो आप ट्रैक कर रहे हो जहाँ पर आपको शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हो रियल एस्टेट पैक में? या रियल एस्टेट पैक में हमारा जो टॉप पिक है ओबेरॉय रियलिटी है। ओबेरॉय रियलिटी में ओपन इंटरेस्ट काफी यहाँ पर हाई लेवल्स पर चल रहा है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। अगर हम सिंपली मंथली चार्ट स्टडी करें तो एक स्टॉक ने पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है और इसका जो कंटिन्यूएशन पैटर्न एक तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है ये जिसका यहाँ से इमीडिएट बेसिस में यानी कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें लगता है कि 20 से 25% की अपसाइड ओबेरॉय रियलिटी में देखने को मिल सकती है। आई थिंक 890 के स्टॉप लॉस से ओबेरॉय रियलिटी में लॉन्ग रही है। आप डिलीवरी में बाय करके चल सकते हैं या फिर आप फ्यूचर्स में भी बाय करें तो एक स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पर पोटेंशियल है 20 से 25% अपसाइड का आई थिंक काफी अच्छा दिखाई देता है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि रियल एस्टेट पैक इनफैक्ट निफ्टी रियलिटी इंडेक्स भी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है और एक तरह से जो ये परफॉर्मेंस है कंटिन्यू होनी चाहिए। तो ओवरऑल पैक में मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जो है ओबेरॉय में देखने को मिल सकती है और ओवरऑल मुझे लगता है कि रियल एस्टेट पैक एज अ सेक्टर शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। वेरी क्विकली राहुल, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कुछ और भी आपने आइडेंटिफाई किया? क्योंकि जनरली क्या होता है, आज तो एक्सपायरी वीक है, आज ही एक्सपायरी है थर्सडे से पहले क्योंकि आज वीक क्लोज हो रहा है और जनरली 2 बजे के बाद कुछ फ्रेश पोजीशंस भी बनती हैं। उसको देखते हुए कोई ऑप्शन पे आपकी रिकमेंडेशन या कोई और स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रिकमेंडेशन? जी हाँ, देखिए जो पहला जो रिकमेंडेशन है हमने बंधन बैंक के ऊपर डिस्कस किया। दूसरा जो ट्रेडिंग आइडिया रहेगा ताज जीवीके में रहेगा। जो टाटा का जो न्यू ऐप आया है मेरे हिसाब से इन्होंने काफी कुछ कंसोलिडेट किया है और जो सारे टाटा के लिस्टेड होटल्स है आई थिंक सारे के सारे यहाँ पर इस ऐप के थ्रू आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ऐप का यूजर बेस बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल में ओवरऑल हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ट्रैवल जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा है और आई थिंक इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमें ट्रैवल और होटल रिलेटेड स्टॉक से यहाँ पर दिखाई देगा। तो ताज जीवीके में हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी अपसाइड बनती हुई दिख सकती है। इसे बाय करके चलिए। 200-220 के टारगेट रहेंगे, 160 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। डिलीवरी कॉल है, महीने भर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बाय कीजिए। मुझे लगता है कि अच्छा ट्रैक्शन ताज जीवीके में यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। 200 टारगेट पहला और 220 दूसरा टारगेट ताज जीवीके, बंधन बैंक, ये 2 स्टॉक पसंद आता है राहुल को और बहुत सारे और स्टॉक्स भी डिस्कस हुए। वेरी क्विकली राहुल, योर डिस्क्लोजर। जी हाँ, मेरा इंडिविजुअल रूप से इनमें कोई इन्वेस्टमेंट या कोई पोजीशन नहीं है। हमने ये रिकमेंडेशन हमारे जेएम फाइनेंशियल क्लाइंट्स को जरूर दिए होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में बने रहने के लिए, हमारे व्यूअर्स तक के ट्रेडिंग पिक्स शेयर करने के लिए। और फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन इसी नाउ स्वदेश पर लगातार मार्केट्स पर नजर बनी हुई है, कहीं मिल जाएगा आप।